मैं पहले बेसिक मेरी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, फिर क्योंकि सबका व्यू पॉइंट अलग रहता है इन द वे कि कोई सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है, कोई 2 ग्रुप दे रहा है, किसी के पास 3 महीना है, किसी के पास 6 महीना है, कोई 14 घंटा डाल सकता है, कोई 8 घंटा डाल सकता है, कोई 16 घंटा। तो मैं सबके लिए भी इंडिविजुअली भी आपका कुछ ऐसा डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे एसएफएम पढ़ने का, अब 20 से लेके एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के लास्ट के 1.5 दिन के अंदर दोनों बता देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले सेगमेंट 1 जो अपना पूरा कैपिटल मार्केट का सेगमेंट है, जिसके अंदर आपका 40 to 50% पोर्शन है, फुल फॉर्मूला वाला जो आपको सेगमेंट 1 का बुक दिया है। मैंने आपको बुक भी फ्लो में दिया है, टॉपिक्स भी फ्लो में पढ़ाया है और सम्स भी फ्लो में है। सो सेम सीक्वेंस में ही पढ़ना, रैंडमली मत पढ़ना। तो आपको अभी बाय नाउ रियलाइज हो रहेगा द फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो, इक्विटी, एमएनए, बॉन्ड्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर मत करना। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, बॉन्ड से लेके इक्विटी से लेके एमएनए से लेके सब जगह पे, म्यूचुअल फंड्स में भी। पोर्टफोलियो में इतना हैवी कैलकुलेशन नहीं है, पोर्टफोलियो में हैवी इक्वेशंस है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत नेसेसरी है। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी बॉन्ड के पहले तो जरूर करना, क्योंकि बॉन्ड में मैक्सिमम कैलकुलेशन। सो टाइम वैल्यू इग्नोर मत करना। बाकी आई रिपीट अगेन, म्यूचुअल फंड सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। पोर्टफोलियो में मैं कोर और कॉन्सेप्ट वाले का डिस्कशन बाद में करूंगा, जो अपना जो थीम है कोर बुक का और पढ़ने का भी, वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। पोर्टफोलियो अनलिमिटेड है, तो पोर्टफोलियो में एक पॉइंट के टाइम पे आपको लगेगा कि अरे यार बहुत हैवी हो रहा है, बट डोंट गिव अप। मैंने वो सम डाले जो बेयर मिनिमम करने चाहिए, जो इंस्टीट्यूट रेपिटेटिवली पूछता है, और उससे भागना मत। सो मैंने आपको वो सम कराया है ये पूरे सेक्शन के अंदर जो आपको मिनिमम करना है, और वो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है इसके लिए नहीं, क्योंकि उससे वैरायटी इंस्टीट्यूट रिलेटिवली पूछते रहता है बार बार। वो पास पेपर का ट्रेंड देख के मैंने वो सम तो पिकअप किया ही है जो आपको करना चाहिए। इक्विटी में और एमएनए में दोनों में एडवांटेज क्या होगा पता है? इक्विटी वैल्यूएशन में एफसीएफए और ये सब आप पढ़ोगे ना, तो एमएनए में आपको पता है ना, पूरा एमएनए 3 सेक्शन पे, क्या वैल्यूएशन ऑफ टारगेट, एक्सचेंज रेशियो और इंपैक्ट। अगर आपको मर्जर का थीम याद है तो उसमें जब टारगेट को वैल्यू करते हैं तो आपको इक्विटी वैल्यूएशन उसके पहले किया रहेगा तो बहुत हेल्प करेगा, गॉर्डन से करने का या एफसीएफएफ से करने का। तो इक्विटी के साथ एमएनए कर दो। बॉन्ड्स, क्योंकि बॉन्ड में सब हैवी कैलकुलेशन है, आगे जाके वो कन्वेक्सिटी वगैरह का थियरी है, तो कन्वर्टिबल्स वगैरह है, तो बॉन्ड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहले अच्छे से यूज कर लेने का, ताकि जब आप बॉन्ड करो तो आपका ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ किस पे, इक्वेशन बनाने पे, कैलकुलेशन पे कम, बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहे, यील्ड टू कॉल, ड्यूरेशन, वो सब पे ध्यान ज्यादा रहे रादर देन कि इक्वेशन कैसे बना, और री इशू का सम्स है, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट 1। इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ याद नहीं रह रहा है। सो ये आपके साथ, अगर आपने इतने दिनों में पढ़ा रहेगा मेरे साथ में, तो आपको फर्स्ट रीडिंग मैं बताऊंगा कितना रीडिंग में क्या होता है, बट मैं जनरली वापस बता देता हूँ, क्योंकि देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ फॉर्मूलाज। यू विल बी बर्डन कि अरे यार ये सब याद कैसे रहेगा। नहीं, याद रखने का टेंशन मत लेना, वो 1 रीडिंग 2 रीडिंग के बाद नेचुरली याद रह जाता है। So every time you read, you focus on, oh, what's the new thing in the sum, rather than focusing on कि मेरे को याद नहीं रह रहा, मेरे को याद नहीं रह रहा। वो आपको सेकेंड रीडिंग के बाद ही थोड़ा बहुत याद रहना शुरू होगा, सेकेंड रीडिंग तक नहीं। सेगमेंट 2 जिसमें काफी ज्यादा टाइम जाता है, फॉरेक्स, बेसिक्स और पैरिटी, उसमें मैं अभी आपको बता देता हूँ इंस्टीट्यूट के ज्यादातर सम्स आर इन्वॉल्व अराउंड पैरिटी एंड कवरिंग द पोजीशन एंड क्रॉस करेंसी, मोस्ट ऑफ द सम्स। The second category that the institute very frequently asks is forex hedging. Rarely, and I'll repeat, rarely institute asks derivative, interest rate risk management or international financial management. Rarely. But if they ask, it's a jackpot. It's not going to be minimum, मतलब वो not going to be less than 8 marks. So 8 से 10 मार्क का इंस्टीट्यूट को अगर पेपर कॉम्प्लिकेट करना है तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से, और अगर प्रैक्टिकल में ना पूछे तो थियरी में तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। सो आप ये फ्लो में अभी मैं आपको बता देता हूं, जिनके पास अभी से गिन के 1 या 2 महीना ही है और जिनको लग रहा है कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा सब, तो मैं उनको बताऊंगा इसमें से कौन सा आप बाद में कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। सो वो सब
फ्लो तो यही रहेगा, आप करो नहीं करो यही फ्लो में पढ़ना पड़ेगा, जैसा मैंने फ्लो में पढ़ा है सेगमेंट 2 का बुक फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का, वही फ्लो में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेगमेंट 3 में जो अपना न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स है उसमें स्टार्टअप, इस्लामिक, एमएसएमई और सिक्योरिटाइजेशन, ये सब थियरी टॉपिक्स है। रिस्क मैनेजमेंट में एक छोटा सा सेक्शन है वार, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये आप थियरी जब कभी भी पढ़ सकते हो, मैं आपको सेगमेंट 3 का जो थियरी बुक दूंगा उसमें आप वो थियरी कभी भी उठा सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट एक माइनर वाला प्रैक्टिकल पार्ट है। सो जनरली ना आप अगर अभी से रिवीजन भी करो ना तो एक दिन में सब थियरी हो जाता है, एक दिन में। सेगमेंट 3 न्यू कोर्स वालों को ये एडवांटेज है। सो ये जनरली मैं न्यू कोर्स वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी का मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोर्स में क्या करने का। सो अब यहाँ पे सेगमेंट 3 के बारे में मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ, ओल्ड कोर्स के बारे में। उसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर अभी आज कौन सा महीना चला, अभी आपके पास कितने, मार्च अप्रैल, हाँ, अज्यूमिंग समझो मई में एग्ज़ाम है जिनका इमीडिएट 2 महीने में एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बताता हूँ सेगमेंट 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो। एवरीथिंग यूल हैव टू डू इट। देयर हैव बीन एग्जाम जहाँ पे म्यूचुअल फंड 24 मार्क के लिए पूछा है, एंड देयर हैव बीन एग्जाम जहाँ पे पोर्टफोलियो पूछा ही नहीं, और पूछा है तो 30 मार्क के लिए भी पूछा है। तो सेगमेंट 1 है ना बहुत वल्नरेबल है, उसमें से ना पूरा मिलके 40 से 50% का आता है। आप वो गैम्बलिंग नहीं कर सकते, क्या छोड़ू। सेगमेंट 2 में यस, अगर आपको लग रहा है बहुत बर्डन हो रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के बाद वाला सेक्शन जो है कैप फ्लोर कॉलर वाला है, वो आप, मेरा ऐसा मानना है स्टूडेंट जिनको डर लग रहा है कि मेरा कंप्लीट नहीं होगा और मैं वहां तक नहीं पहुंच सकूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उनको मेरा रिक्वेस्ट है ये 2 बार करने के बाद ये करना, वो 2 बार करने के बाद वो करना। क्यों पता है क्या? ताकि वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम चले गया ना इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में, और ऊपर वाला रिवीजन ही नहीं कर पाए तो फायदे का नहीं। सो जिनको डर लग रहा है कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरा फर्स्ट सजेशन तो रहेगा सब करो, 14 का 16 घंटा बैठो। बट अगर नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है, 2 ग्रुप है और सिर पे एग्जाम है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 2 बार कर लेना अच्छे से। फॉरेक्स विद ऑप्शन तक का हेजिंग वाला पार्ट अच्छे से कर लेना 2 बार, और फिर यू स्टार्ट विद दिस। और इसमें स्ट्रेटेजी क्या पता है? स्ट्रेटेजी ये कि कुछ एक लिमिटेड टाइम एलोकेट कर देने का। फॉर एग्जांपल 6 घंटा, 8 घंटा, एक दिन, जो भी टाइम आपने एलोकेट किया है वो एक टाइम दे देने का। उतने टाइम में जितना हुआ उतना हुआ, बाकी ज़्यादा टाइम नहीं डालने का, वरना इसमें लंबा चौड़ा घुस सकते हो, खास करके जिनका इमीडिएट अटेम्प्ट है और 2-2 ग्रुप है। हाँ, जिसका एक ही ग्रुप है और वो अभी एग्जाम दे रहा है, उसके पास 2 महीना या 3 महीना है, तो उसके लिए तो मेरा एडवाइस है सब करो, सब करो। हाँ, अभी मैं पहले कोर नॉन कोर के बारे में बता देता हूँ। कोर और वो जो कॉन्सेप्ट चेकर का जो अपना सम्स है ना, जो अपन ने इसके अंदर कोर सम्स किए सब, सर मैंने बहुत मेहनत से कोर सम्स वो सब ढूंढ के निकाले जो इंस्टीट्यूट रेपिटेटिवली पूछता है, और वो एक ग्रुप देने वाले ने तो सब करने का, और उसने कॉन्सेप्ट चेकर का भी सब करने का, और कोर वाला मिनिमम 2 बार करने का। एक ग्रुप दे रहे हो, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं और जिनके पास टाइम नहीं है, आइडियली मैं दोनों ग्रुप के अलावा भी एक कैटेगरी रखता हूं 4+1, जो दूसरा ग्रुप दे रहे हैं और एसएफएम एग्जामिशन दे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। उनके लिए हार्डवर्क उतना ही है, दे विल ऑल्सो हैव टू डू कोर 2 बार और 1 बार कॉन्सेप्ट चेकर, दे विल ऑल्सो हैव टू पुट एफर्ट। हाँ, लेकिन जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं और उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, उनको मैं बोलूँगा कोर 2 बार प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट का टाइम मिले तो करो। दिस इज हाउ इट इज। सो द एंटायर बुक दैट यू हैव इज मोर देन 500+ sums, all the variety that is there or not there in your book. I have taught you, now I can anyway confess you at the last session that a lot of sums are not there in your syllabus. All those sums are there, but they will help you connect the concept. इसके लिए मेरे को लगा रखना ज़रूरी है। ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं कि चलो तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी खड़े खड़े 12 घंटे लेक्चर लूँ, इसके लिए नहीं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये सब इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं, और ये ऐसा हुआ है पास्ट में, मैं ऐसा झाड़ नहीं रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ है कि पास्ट में ऐसे कुछ सम इंस्टीट्यूट ने बाद में डाले जो मैंने शायद पहले डाले थे। इट कैन बी अ शेयर कोइंसिडेंस,
बट क्योंकि मैं CFA और FRM का कंटेंट रेगुलरली पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा कि कभी कभार उधर के भी सम्स आ जाते हैं. सो वो सब डाले जो कंसेप्ट से रिलेटेड है, ऐसा कोई कंसेप्ट के बाहर का नहीं डाला है मैंने. जो आपके इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आपका कॉन्सेप्ट है तो ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें डाली हुई मैंने. सो वो सब ऑफकोर्स वो कॉन्सेप्ट चेकर में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनको SFM में बहुत ज़्यादा स्कोर करना और बहुत टाइम है. दे शुड डू ऑल द कॉन्सेप्ट चेकर का सम ऑल्सो प्रोवाइडेड यू हैव टाइम. नाउ आई अंडरस्टैंड कंसिडरिंग फास्ट ट्रैक बैच वो इतना टाइम नहीं रहता है. बट मैं मेरे फुल कोर्स में आपको जो ये 900 पेज का बुक दिया है, मैं मेरे फुल कोर्स में हर एक सम कराता हूँ. तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जनरली रहता है जो 2-3 महीना प्रिपरेशन के साथ जाता है, मिनिमम बेयर मिनिमम कंफर्टेबली फर्स्ट अटेम्प्ट वाला 5-6 महीने का प्रिपरेशन, वो ये सब सम करके जाता है अपना स्टूडेंट. आप एज अ फास्ट ट्रैक आई कैन अंडरस्टैंड इतना सारा ना पॉसिबल है, बट कोर वाला जरूर करना. मैंने तीनों सेक्शन में ये रखा है, तीनों सेक्शन में आपके पास टाइम हो ना हो कोर प्रॉब्लम जरूर करना. कॉन्सेप्ट चेकर का आपके कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना, ठीक है. ओके, अब कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट एडवाइस में मैं बता देता हूं. जैसे मैंने बताया कोर प्रॉब्लम्स ट्वाइस, कॉन्सेप्ट चेकर 1 टाइम एटलीस्ट. हाँ, और दूसरा चीज आपको कुछ एक सैंपल सम पिकअप करने पड़ेंगे जिसका आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपका बेस वेरिएबल, बेडास्क, वो प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेशन करने में, गॉर्डन्स ग्रोथ में, मल्टी स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का अगर आपको कैलकुलेशन याद है, सबका कैलकुलेशन बड़े इक्वेशन का एक साथ किया था, टाइमलाइन बनाया था, M&A में कैलकुलेशन, आपको पता है कि सर वहां पे अगर एक्सचेंज रेशो गलत पूरा सम रॉन्ग, याद है एक एक्सचेंज रेशो पे पूरा सम रहता है, ऐसा सब चीजें हैं. तो इसके लिए सर लिख के करने का एक एक सम ऐसा, while you will be studying you will realize कि यार ये सम ना मेरे को लिख के करना चाहिए. ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे 20 सम्स है तो आपको 20 में से 2 या 5 का सैंपल उठाना ही है जो आपको लिख के करना है. क्योंकि मेरा ये ऐसा मानना है कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट आज नहीं तो कल आ जाता है, बट वो कैलकुलेशन एरर करता है क्योंकि वो लास्ट दिन तक वो लिख के प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सिर्फ कैलकुलेटर और सॉल्यूशन सामने सामने रख के करता है. सो जो भी टाइम हो ना हो 4-4, 5-5 सैंपल उठाओ और लिख के प्रैक्टिस करो. और एक छोटा सा एडवाइस, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन आंसर निकालने आता है बट प्रॉपरली प्रेजेंट मतलब लाइन वाइन ड्रॉ करने का, अच्छे हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, दे आर नॉट एबल टू शो इट टू द पेपर चेकर के आंसर किधर है और क्या है. सो हो सके उतना खुला लिखो, स्पेस छोड़ो, लाइन वाइन डालो बीच में और पेपर चेकर को बताओ कि इधर आंसर है. कभी कभार मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कि सर्कल कर दो आंसर किधर है, ताकि वो करेंसी जैसे में खिचड़ी में ना चले जाए कि अरे आंसर क्या है, क्योंकि आपका वर्किंग सब मिक्स हो जाता है. सो पेपर चेकर को बताओ, वरना वो इरिटेट हो जाता है, देखते हो कि अरे आंसर मिल नहीं रहा है मेरे को, किधर है. तो थोड़ा आप लिखोगे तो ये सब खुद से लिखो. और उसमें सर स्टूडेंट का प्रॉब्लम डिसीजन लिखना छोड़ देता है बहुत बार. इतना मेहनत करते हो, लास्ट में हेजिंग करूं नहीं करूं, किससे करूं, वो सब लिखना ही छोड़ देता है, आंसर निकाल के रख देता है. करेंसी डिनोमिनेशन नहीं लिखा, मार्क्स कटता है. इसीलिए पहले टाइम से ये सब आदत रखो. लास्ट में डिसीजन लिखने का नौबत आए तो वन लाइनर डिसीजन लिख दो, राइटअप लिखते रहो, ये चीज जरूरी है. और ऑफ कोर्स क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, सर इज दिस सफिशिएंट और नॉट, शुड आई डू समथिंग मोर, मैं ये वाला सोर्स करूँ वो वाला सोर्स करूँ. तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि आपको जो भी नए सम मिल रहे हैं, आपको जो भी डिफिकल्ट हो रहा है, मैं लास्ट में भी बताऊंगा. आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसका अगर मेरे को लगा वो सम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबके लिए ज़रूरी है तो मैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप उधर से भी देख सकते हो एग्जाम के दिन पे भी. हाँ, अगर छोटा मोटा डाउट है तो भी आप मेरे को पूछ लो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा. सो आई एम एनीवेज गोना आफ्टर दिस अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल विच आई विल टेल यू ऑल्सो टू सब्सक्राइब अ लॉट ऑफ न्यू सम्स विच आई फील दैट स्टूडेंट को बार बार इशू हो सकता है. आरटीपी में हो या मॉक टेस्ट में हो या इंस्टीट्यूट के कोई पुराने इधर उधर के मटेरियल में से आपको सम मिले या आप मेरे को बता सकते हो कि सर इस सम का क्या करने का, वो मैं सब बता दूंगा. लेकिन आप है ना अभी जो सोर्स पढ़ रहे हो आखिरी दिन पे भी वही सोर्स पढ़ना. 10 बुक का भंडारा लेके बैठना मत, ये बुक वो बुक, जो कर रहे हो करो. मैंने पीएम आरटीपी ये वो दुनिया भर का मटेरियल एक जगह पे कंप्रेस करके डाला हुआ है. So I'll always say from first day to last day, instead of doing multiple source one time, do one source multiple time. ताकि एग्जाम के दिन पे भी उसी पे फोकस रहे, उसी को भगवान मान के चलो, जो हुआ वो. फिर मैं बोल रहा हूं मेरा क्लास का भी नहीं करो चलेगा, जिसके भी क्लास का कर रहे हो वो भी चलेगा, पीएम का कर रहे हो तो पीएम ही करो, सब खिचड़ी मत करो. क्योंकि आपको क्या है, एसएफएम में मैं आपको बता देता हूं, सबके सॉल्यूशन करने के तरीके अलग है, भले आंसर सेम हो
मतलब अपना फॉरेक्स है ना, आप किसी और के साथ फॉरेक्स कंपेयरिंग नहीं कर सकते हो, किसी और को पता ही नहीं देयर इज समथिंग लाइक बेस और वेरिएबल करेंसी। बाकी दुनिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड से पढ़ा है, और आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड के लिए लोकेशन चाहिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इंपॉर्टेंट है बेस वेरिएबल, उसके बगैर फॉरेक्स ही ना हो पाए। तो ये जो टेक्निक मैं कोई आई अगेन रिपीट वेरी हम्बली दैट आई एम नॉट सेइंग मेरा बहुत यूनिक टेक्निक है, मेरा सबसे बेस्ट टेक्निक है, बट मैं बोल रहा हूँ मेरा टेक्निक अलग है, वो किसी और के साथ मैच ही नहीं होगा। सो आपका फ्रेंड्स वेंड्स के साथ भी वो टेक्निक उसको समझाना भी मत, वो जो समझा रहेगा वो भी भूल जाएगा। So what they are doing, they may be doing right, but ours is a very different technique of doing forex derivatives. So we've put more effort in understanding it, and a lot of people have learned it how to do it. ऐसे ही करने का। तो वो मत किसी और के साथ उस पर आर्ग्यूमेंट मत करो, अरे नहीं ये मेथड सही है, वो मेथड सही है, वो जो कर रहा है करने दो, वो भी पास हो सकता है, उसका जो मेथड रहेगा रिस्पेक्टिव प्रोफेसर का वो भी सही हो सकता है। मैं बता रहा हूँ मेरे को फॉरेक्स ऐसे आता है, इसके लिए मैं ऐसे पढ़ता हूँ और ऐसे ही पढ़ाता हूँ। सो ये बेस वेरिएबल का अपना फॉर्मेट बहुत यूनिक है, वो सब चीज़ ध्यान रखना। हाँ अब सर मैं अभी जैसे अपना ये सेशन खत्म हुआ है, उसके बाद मैं टेस्ट अनाउंस करूँगा मार्च एंड पे अपने क्लास में, और उसके अलावा अप्रैल में भी मैं एक टेस्ट अनाउंस करूँगा जो आपके लिए नहीं, सब स्टूडेंट के लिए। आप इधर टेस्ट आके दे सकते हो, बॉम्बे के स्टूडेंट हो इधर आके दे सकते हो, अच्छी बात है। नहीं दे सकते हो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा, बट फिर घर पे लिख देना, उतना सही। हाँ अभी आप मेरे को बोलोगे सर मैं इधर से कुरियर करो, आप चेक करके वापस भेजोगे, वो शायद मैं ना कर पाऊँ। सो इधर आके टेस्ट दे रहे हो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो आप टेस्ट सॉल्व करो, कुछ डाउट वाउट है तो मेरे को पूछो। बट अगर इधर ही हो, मैं जो दिन पे अनाउंस करूंगा सैटरडे या संडे को ऐसे टेस्ट रखूंगा, हो सके तो एक बार टेस्ट देने आ जाना। मैं इमीडिएटली नहीं रखूंगा क्योंकि आपको भी प्रिपरेशन का टाइम चाहिए, बट मार्च एंड में या अप्रैल मिड में जरूर रखूंगा। तो वो तब तक प्रिपरेशन करो, पुश करो अपना, इधर 20-25 दिन जो भी हुआ हो, आप भी 10-15 दिन में रिवीजन मारो और करो, वो एक चीज है। सो टेस्ट देना जरूरी है, इधर ना दो तो खुद दो, खुद पेपर लिखो पूरा 3 घंटे बैठ के, एक पेपर तो एक पेपर जरूरी है। सर आप 10th में जाने से पहले कितना पेपर लिखे, और सीए फाइनल में 8 सब्जेक्ट का एक एक पेपर भी लिखते हो क्या? तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 जितना परफॉर्मेंस आए मेरा? दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। मैं खुद को देखता हूँ कि इतना सारा पेपर लिखता था, और जब एग्जाम के टाइम पे अभी आता है प्रोफेशनल लेवल पे, अरे क्या पेपर सॉल्व करने का, डायरेक्ट प्रिपरेशन के साथ जाता हूँ ना। सो सर ये थोड़ा डिफरेंट, मतलब मेरा ये कहना है कि एक एक पेपर लिखना जरूरी है, सब सब्जेक्ट का, भले ना लिख पाओ प्रैक्टिकल का जरूर लिखो। हाँ अब सर जैसे आप पढ़ोगे ना, जैसे आप पढ़ोगे अभी, तो साथ में एक बुक पेन साइड में रखने का। वो दो चीज जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो आपको लग रहा है मेरे को तकलीफ हो रहा है, ज्यादातर टाइम पे वो दोनों कॉमन होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वही तकलीफ होता है, वो उसको नोट डाउन करते रहने का। खुद का चाहिए तो इंडेक्स, मैंने सब जगह पे नोट्स में इंडेक्स बनाया हुआ है स्टूडेंट ने, आप चाहिए तो आपका इंडेक्स बनाओ। और जैसे म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हो ना, म्यूचुअल फंड, उसके साथ म्यूचुअल फंड का सब कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हो आप, मैंने बीच बीच में थियरी भी रखा हुआ है, वो थियरी भी सब रेलेवेंट है। हो सके तो एक फॉर्मूला बुक बनाओ अपने लिए, अपने लिए मतलब तुम कैसे समझे वो फॉर्मूला को, मैंने तुमको समझाया, तुमको समझा, तुम तुम्हारे रीजनल लैंग्वेज में, तुमको उसमें लगा कि नहीं मैं इसको, ये मेरे को मिस्टेक हो रहा है, ये मेरा तकलीफ हो रहा है, फॉर्मूला प्लॉट करते जाओ। ये तभी होगा जब आप रीडिंग करोगे। तो मैं इधर पढ़ रहा हूँ और साथ में ये फॉर्मूला डाल दिया, या म्यूचुअल फंड खत्म हुआ उसके बाद बुक में तो मैंने डाला हुआ है फॉर्मूला, बट आप भी क्या करो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड खत्म हुआ, पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला प्लॉट करते जाओ। अब वो जो बुक रहेगा ना फॉर्मूला वाला, आपके हैंडराइटिंग से लिखा हुआ, आपके अंडरस्टैंडिंग वाला, और उसके अंदर आपके लैंग्वेज में या वॉट एवर यू रिटर्न, दैट विल बी गुड लास्ट डे ऑफ एग्जाम का आधे एक घंटे का रिविजन फॉर यू, दैट यू कीप डूइंग इट फ्रॉम नाउ while you are doing the first revision। अभी जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, सेकंड रिवीजन में इतने प्रेशर में रहोगे कि ये करोगे नहीं। तो अभी जब फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, एक बुक अलग से बाजू में बनाने का, प्लॉटिंग करते रहने का, क्या क्या चीज है, क्या क्या फॉर्मूलाज है, दैट विल हेल्प यू। उसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस है, जैसे पोर्टफोलियो का 20 मिनट्स में ऑल पोर्टफोलियो का फॉर्मूला रिवीजन का ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं चाहिए तो लिंक विंक शेयर कर दूंगा वो सब चीज़। तो आप 20 मिनट में पोर्टफोलियो के सब फॉर्मूला वगैरह रिवीजन भी कर सकते हो, आगे भी अपलोड करते रहूँगा। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी तरफ से वो ये है कि आप जब फर्स्ट रीडिंग करो, सेकेंड करो या थर्ड करो, एवरी टाइम है ना, कुछ लोग ये आपको बोलेंगे इंपॉर्टेंट मार्क करो, मैं आपको उल्टा बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा उतने 25 से 30% ऐसे सम निकालो जो वापस नहीं करने के। इसके लिए थोड़ा गट्स चाहिए,
क्या बोल रहा हूं मैं, 25 से 30% पोर्शन कम कम करते जाने का जब रिवीजन करते रहो। क्यों? वो इतना अच्छे से करने का, क्यों नहीं करो तो भी चले, या वो 2-3 सम का एक बड़े सम में आ जाए तो वो नहीं किया तो चले। इससे क्या हो जाएगा पता है, आप वही सैंपल कर रहे हो जो जरूरी है और जिसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। वरना ना एग्जाम के दिन पे 900 पेज भारी पड़ जावे। मेरा फर्ज है सब बताना, बट आप जब रिवीजन करो तो रिवीजन का ये मतलब नहीं कि पहले 900 पेज भी घुमाया दूसरी बार भी 900 पेज घुमाओ, ऐसा नहीं होता रिवीजन। आपको पहले म्यूचुअल फंड में समझो 20 सम है, पोर्टफोलियो में 60 सम है, तो हिम्मत रख के ऐसे 15 सम निकालने के पहले रिवीजन के बाद कि ये नहीं करो तो भी चले, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे पे है। क्लास कर दिया है, कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, ये 10 सम सर ने पढ़ाया है, मैंने फर्स्ट रिवीजन में पढ़ लेने का, फिर सेकंड रिवीजन में उसको छूने का नहीं, वरना आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा। वरना आप कैसे चालू करोगे सर? आप फ्लो में चालू करोगे, आप फ्लो में चालू करोगे, आपने पोर्टफोलियो चालू किया, वो 50-60 सम है, पहले 30-40 सम जोश में पढ़े, लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो गए, और वही सम तो करने थे, वही तो मेन सम थे, तभी टाइम कम पड़ गया, तभी ऊपर ऊपर से भगाए। तो उससे अच्छा क्या करने का, सैंपलिंग करने का। हर रिवीजन में जब सेकंड रिवीजन करते हो तो पहले रिवीजन से सेकंड रिवीजन में 25-30 सम आउट। एग्जाम के दिन पे जाओ तो मेरे पास सर ने जो पढ़ाया उसके अंदर से ऐसे 30-40%, मैं 30-40% आपको कम लगे तो 50% ही सम ऐसे पकड़ो जो करने का है मेरे को। उसके अंदर मैं ये नहीं बोल रहा बाकी के इग्नोर हो गए, उसके अंदर बाकी का 50% आ गया। जैसे मैंने आपको वो बताया सम योर बैंक्स लंदन ऑफिस, उसमें काफी सारी चीजें कवर्ड हो गई। एक आईआरपी का सम उठा लिया, एक फिशर इफेक्ट का सम उठा लिया, उसमें बीपीपी आ गया, एक फॉरेक्स विद ऑप्शन का सम उठा लिया जिसके अंदर एमएमएच और फ्यूचर्स और फॉरवर्ड सब है, ऐसे 3-4 सम मैंने आपको सैंपल बताया वो उठा लिए, उसमें पूरा रिवीजन हो गया। ऐसे थोड़ा हिम्मत रखने का, पूरा नहीं करने का, वरना नहीं होता है, ये ध्यान रखने का। तो ये डिस्काउंट करते रहने का एवरी टाइम यू रिवाइज। हाँ, थियरी का मैं बता देता हूं, अगर आपको 5 थियरी कंपलसरी है, ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, आपको 5 से 6 थियरी आता है, ओल्ड कोर्स वालों को 5 ही आता है, न्यू कोर्स वालों को तो कंपलसरी है। सर वो 5 में से 3 है ना, तीन बुक का थियरी का कॉन्सेप्ट रिलेटेड, फ्लोर, कॉलर, प्लेन वेनिला स्वैप, हेजिंग, ये सब छोटा मोटा थियरी होगा। अब वो आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट सही होगा। तो थियरी का अलग से बर्डन नहीं लेने का। मैं अभी आपको थियरी का लास्ट डे रिवीजन का टॉप 100 थियरी का सॉफ्ट कॉपी भी दे रहा हूं और हार्ड कॉपी भी दे रहा हूं। अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूं, वो लास्ट डे रिवीजन में पढ़ सकते हो तुम। वो भी वही है जो अभी आपको बुक में मैंने करा है, थोड़ा और शॉर्ट में। लेकिन सर थियरी कॉन्सेप्ट वाला ही आएगा, 5 में से 3। हाँ, 2 थियरी ऐसा आएगा जो शायद आपके बुक में ना हो, जो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकली डाले कहीं से निकाल के। तो उसके लिए, उसको ना आपको पता है ना मेरे को पता है, लेकिन उसके लिए दुनिया भर का सोर्स मत पढ़ो। जितना कॉन्सेप्ट आता है उस पर 5 में से 2-3 तो अटेम्प्ट कर ही पाओगे, तो उतने भरोसे जाओ। थियरी के लिए अलग से मैं आपको शीट भले दे दूंगा वो, बट उसके लिए फिर 10-10 घंटे मत डालना, और इसके लिए इधर उधर हाथ पैर मत मारना कि अरे थियरी 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 थियरी। टेंशन मत लेना उसका, जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो उससे थियरी लिख पाओगे। हाँ, फिर एक एडवाइस सबके लिए, दैट डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एवरीवन, एंड इफ यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एवरीवन, डू योर ओन। एवरीवन हैज देयर ओन कैपेसिटी, देयर ओन कंस्ट्रेंट्स, उनकी खुद की मजबूरियां हैं, उनके खुद के घर के इश्यूज हो सकते हैं, खुद का फैमिली प्रेशर हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, किसी का कैपेसिटी अलग होगा, किसी को जल्दी पास होना जरूरी है, किसी को इट्स ओके, एक एक करके देवे व्हाटएवर। तुम्हारा एडवाइस, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मत छोड़ो। मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि नाउ डोंट टेक दिस पर्सनली, दिस इज व्हाट आई फेल्ट इन माय लाइफ, and I don't know how you take it. I'm just sharing what I felt. So what is that today's age that you want to retire? What age do you want to retire approximately? क्या एज पे रिटायर होना चाहते हो? 45 पे रिटायर होना चाहता है तू, बराबर है। शादी कब करेगा? 28-30 में तू शादी करेगा, बराबर है। तू 30-31, 32-33 में किड्स करेगा, राइट? Okay. Have you started job? Have you started job? No. बराबर? Okay. What's your age right now? And you will take, कितना एज हो गया तेरा अप्रोक्सीमेटली? अभी कितना एज हो गया? 25 का एज हो गया है, अभी तक तुमने जॉब नहीं चालू किया है क्योंकि तुम एजुकेशन कर रहे हो।
तुमको लगता है तुम्हारे बच्चे तुमसे कम एजुकेशन करेंगे? तुम्हारे से तो ज़्यादा शायद एजुकेशन करें, और तुम भी उनको शायद ज़्यादा पढ़ाओ। तो सर, अभी तक आप जॉब कर रहे नहीं हो, अभी तक आप एजुकेशन कर रहे हो, और आप अभी तक पढ़ रहे हो, और आपके पेरेंट्स अभी तक हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप जब 30-35 में बच्चे करोगे तो उधर से सिंपल मैथमेटिक्स है ना, 25-30 साल गिन लो, तब तक तो आपका भी रिटायरमेंट अटक गया ना। मैं अगर सिंपल कैलकुलेशन भी करूं तो रिटायर हो सकते हो क्या तुम तब तक? व्हाट एम आई ट्राइंग टू मेंशन यू ऑल? You don't require anyone's motivation, nor me, nor any YouTube. Just go home and check your parents. How hard work they are doing. How hard work they are putting up and waiting for you to become a chartered accountant. And you may have you have already taken a lot of hard work. I agree. आप अभी भी हार्डवर्क डालते हो, आपके हार्डवर्क पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को बनने वाला, किसी से भी पूछ लो कि उसने कितना घंटा डाला था, उसका तबीयत खराब हुआ था कि नहीं हुआ था पढ़ते वक्त, उसको प्रेशर था कि नहीं प्रेशर था। सबके घर पे प्रॉब्लम होता है, किसी का घर खुश नसीब है एकदम, रेयरली कोई होता है। सबके घर पे छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, मेरे घर से लेके आपके घर तक। किसी के घर में पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, किसी के घर में जॉइंट फैमिली का प्रॉब्लम है, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबके घर पे प्रॉब्लम है, और सबके पेरेंट्स हार्डवर्क करते हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर यू टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड हेंस डू नॉट थिंक दैट ये अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं फुर्सत से दूँ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। You don't require anyone's motivation. Just go home. If you're putting 12 hours, put 16 hours. If you're putting 16 hours, put 18 hours. आपकी आँख सूज जाए, आप बीमार पड़ जाओ, जो करना है करो. All this pain will be so small once you become chartered accountant. आज जब मैं एक स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, और मैं बोलता हूँ क्या रो रही थी तू सीए करने के टाइम पे, मेरे से सीए नहीं हो रहा है, मेरे से सीए नहीं हो रहा है, छोड़ दूँ। और अब जब चार्टर्ड बन के जब वो 10 जन को सलाह देती है, जब वो लीना जैसी काम करती है वहाँ पे सारस्वत बैंक में, और ऐसे एक स्टूडेंट मेरे को मिलते हैं, और व्हेन आई सी देम आई फील प्राउड दैट व्हाट डेजिग्नेशन दे आर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट आई हैव सीन दिस किड्स व्हेन दे यूज्ड टू क्राई इन द बैच की सर सीए नहीं हो रहा है मेरे से, क्या करूँ मैं सिर्फ एक ही बोलता हूँ, जस्ट सी योर पेरेंट्स एंड सी हाउ मच हार्डवर्क दे आर डूइंग। द लेट यू बिकम चार्टर्ड, द लेट इज देयर रिटायरमेंट। You have to put in hard work. I just had one motive when I was studying. Two things. First, एक तो क्या था, पैसा बहुत डाल दिया है, और इधर उधर से ट्रस्ट से जमा किया था मैंने। ये ट्रस्ट ने 2000 दिया, वो ट्रस्ट ने 1000 रुपये दिया, इस ट्रस्ट ने 1500 रुपये दिया, उसके लिए लाइन में खड़ा रहा। ट्रस्ट से मैंने लिटरली पैसा मांग के मेरा एजुकेशन पूरा किया। 10 साल घर के बाहर रहा, हॉस्टल में रहा, इधर उधर रह के मैंने पूरा किया। वो हार्डवेयर की दुकान में मैंने नट बोल्ट का काम किया 4 साल, और वो नट बोल्ट डालते 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 इधर तक पहुंचा मैं। बट मेरे दिमाग में एक ही मोटिवेशन था, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं मोटिवेशन था मेरे को सीएफए बनना है। मेरे दिमाग में एक ही मोटिवेशन था कि मेरी माँ जो इतना दूर से पानी भर के आती है हांडे घड़े पे, मेरे को उधर से बाहर निकलना है, बस मेरी माँ को उधर से बाहर निकालना। वो मोटिवेशन था मेरे ज़िंदगी में, वरना मैं वो हार्डवेयर की दुकान में ही रह जाता। मैं पूरा एजुकेशन तो दूर की बात है, मतलब पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, मेरा खुद का पढ़ाई पूरा नहीं होता। मेरे दिमाग में यही मोटिवेशन था, माई पेरेंट्स शुड बी आउट ऑफ दैट प्लेस वेर आई स्टे, वेर इन देर आर नो लाइट्स, वेर इन लाइट चले जाता था, मेरा घर पूरा पानी से भर जाता था बारिश में। मेरे दिमाग में वही था, बस मेरे को इधर से बाहर निकलना है। इसके लिए मैं कुछ भी करूँ, पढ़ाई करना पड़े पढ़ाई करना पड़ूँ, जॉब करना पड़े जॉब करना पड़ूँ, कुछ भी करूँ। तो सुबह 7 से 10 में मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, 10 से 7 में मैं दूसरे कॉलेज में फोर्ट में जॉब करता था। उसके बाद घर पे आके कपड़े धो के फिर प्राइवेट ट्यूशन लेता था, और यही करता था। मैं भी किया, बहुत सारा दुनिया भर घुमा है, तो कोई नया बात नहीं है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और ऐसे इंडिया में 70-80% लोग ऐसे ही करते हैं। आप और मैं लकी है कि अपन मेट्रो में बॉर्न हुए, जहाँ पे बेसिक सुविधा है, लोगों के पास बेसिक सुविधा भी नहीं। सो यू डोंट रिक्वायर एनीवन्स मोटिवेशन, जस्ट गो होम, सी हाउ मच हार्ड वर्क दे आर पुटिंग इन। यू जस्ट हैव टू पुट हार्ड वर्क बाय सिटिंग एंड स्टडिंग। दैट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू देयर हार्ड वर्क। सो पुश इन ऑल योर लिमिट्स, जितना तुम्हारे में दम है उतना डाल दो। ये सब छोटा चीज लगेगा चार्टर्ड बनने के बाद। और कौन बोला चार्टर्ड बनने के बाद ये हार्डवर्क बंद होने वाला है? कौन सा आपका फ्रेंड सीए बनने के बाद 8 बजे घर पे आ जाता है? कौन सा सीए बनने के बाद प्रेशर में नहीं? सर सिर्फ बैंक अकाउंट में 0-0 ऐड होता है, बाकी डेडलाइन तो तभी भी है। लड़की लोग को तो और प्रॉब्लम है, लड़की लोग को तो क्या इतना हार्डवर्क करने का, सीए की फॉर्म में काम करने का, उसके बाद अपना घर मैनेज करने का, फैमिली मैनेज करने का, बीच में ब्रेक लेने का, आपको तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क है। ये तो कुछ नहीं है। सो डोंट गिव अप बिकॉज ऑफ दैट। एंड मैं वापस से बोल रहा हूँ,
तुम अगर 10 घंटा डाल रहे हो, 14 डालो, 16 डालो, 18 डालो, सीए बनने तक छोड़ो मत। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करो, जितना डाल सकते हो उतना डालो, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन शुड डू। ऐसा है। सो होता है, मैं बोलता हूँ ना, अभी आप चालू करोगे ना पढ़ाई, लास्ट मोमेंट तक 1-2 बार बीमार पड़ोगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, चल कंटाला आ रहा है, छोड़ देता हूँ, नहीं हो रहा है, वही आपके टेम्परामेंट का टेस्ट है। अभी से मैं अगर टाइम वैल्यू बोलूँ तो सर 1 क्वार्टर निकालना है बस, जैसे तैसे 3 महीना निकालने का है, और आपको लास्ट मोमेंट तक है ना आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट, टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट, एंड डू नॉट गेट टू मच इन्वॉल्व इन फोन्स एंड ऑल। गो आइसोलेट योर सेल्फ, आइसोलेट इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रहा घर के बाहर मत निकलो, बट जस्ट यू वांना स्पेंड सम टाइम, गो हैव अ वॉक, randomly talk to people, ऐसे for temporary, but just have a walk and all, and isolate yourself from all social gathering। सबको छोड़ दो, तेल लेने गया, सीए बन जाओ फिर करो, ऐसा सब है। तो डोंट गिव अप टिल लास्ट डे, ये सब नेसेसरी, ठीक है। बाकी सर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक छोटा मोटा चीज़ कि लास्ट 1.5 दिन का मैं क्विकली बता देता हूँ, अभी से लेके वहाँ तक का, अभी से लेके जर्नी में आगे तक का बताओ आपको, उसके लिए तो आप डालोगे ही, रोज़ एफर्ट लोगे। लेकिन एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन में आपको एफआर के एग्ज़ाम के बाद वो आधा दिन जो मिलता है, और बाकी नेक्स्ट डे पूरा रहता है फुल डे, और एग्ज़ाम के मॉर्निंग वाला दिन बराबर ना, तो एक इवनिंग आधा मिलता है। वो जो इवनिंग आप एफआर का पेपर देकर आए, समझो आप 6 बजे घर पे पहुंच गए, वो पूरा दिन है ना, पूरा दिन फिर 6 बजे से लेकर 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे वो काट सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम नहीं है। उस दिन पे जनरली मैं स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स उड़ा देने का, 5-6 मतलब जितना घंटा बैठना है उस दिन उड़ा देने का। वो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स उड़ा दिया ना उस दिन, तो पोर्शन मतलब वो आप तभी मोमेंटम में भी हो, और तभी नेक्स्ट डे का प्रेशर नहीं है, तो वो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स उसी दिन पे उड़ाने का मेरे हिसाब से 6 घंटा लगता है, अच्छे से डिटेल में कर रहे हो तो, वरना 4 से 5 घंटे में फॉरेक्स डेरिवेटिव्स हो जाता है। सो उस दिन 12 बजे 1 बजे सोने से पहले फॉरेक्स डेरिवेटिव्स उड़ा देने का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जब उठते हो ना, तो जो आप है ना, आप वहाँ पे 4 स्लॉट में पढ़ाई करते हो। एक तो मॉर्निंग में, बीच में एक ब्रेक लेते हो, आफ्टरनून के पहले वाला ब्रेक, आफ्टरनून के जस्ट पहले वाला ब्रेक मतलब 10-11 बजे आसपास एक ब्रेक लोगे वो, उसके बाद लंच के बाद वाला जो पढ़ाई है आफ्टर लंच, और फिर इवनिंग से आप लास्ट तक खींचते हो। सो उसमें ना जो मॉर्निंग का सेशन है, और जो मतलब जो मॉर्निंग का सेशन है ना, वो हो सके तो हैवी टॉपिक का रखो। हैवी टॉपिक इन द सेंस कि आपको लगे मेरे को करना है एमएनए और इक्विटी, वो कर दो मॉर्निंग वाले सेशन में। या जिनका ओल्ड कोर्स है वो कैपिटल बजटिंग लीजिंग उठा ले, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्योंकि आप मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश हो तो क्विक हो सकता है। उसके बाद ये आफ्टरनून और ये जो लंच के पहले और बाद वाला सेशन है ना, उसमें आप है ना छोटे छोटे टॉपिक्स रखो जो क्विकली हो जाए, तो थोड़ा नींद विंद भी ना आए और थोड़ा मोटिवेशन रखे, चल हो रहा है। बड़े 2 टॉपिक हो रहे हैं तो यहाँ पे छोटे टॉपिक्स लाइक म्यूचुअल फंड, ओल्ड कोर्स वाला डिविडेंड पॉलिसी ले सकता है। फिर इक्विटी इतना छोटा नहीं है, बट यू कैन पिकअप इक्विटी और बॉन्ड्स probably, and if not that you can pick up some theory topics। so ये छोटे मोटे टॉपिक उड़ाते रहो ताकि आपका क्वांटिटी भी हो रहा है बड़े टॉपिक्स के साथ, तो आपको प्रेशर कम रहेगा, कम टॉपिक बच रहे। और फिर जो इवनिंग सेशन है ना, इवनिंग उसमें जो हैवी बचता है वो लेने का, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं लेने का, पोर्टफोलियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लेने का, क्योंकि पोर्टफोलियो में बहुत सारा फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा पता है, एग्जाम वाले मॉर्निंग पे 2 घंटा पोर्टफोलियो डालने का, ताकि फॉर्मूला रेडी है, रिफ्रेश हो गया मेरा, और फिर सीधा एग्जाम में जाने का। अब पोर्टफोलियो के बाद समझो तुम्हारे पास 1-2 घंटे का टाइम बचता है ना, 1-2 घंटे का टाइम, उसमें लास्ट 1 आवर में क्या करने का पता है, लास्ट 1 आवर में बुक को ना फास्ट घुमाने का, ताकि पूरा फ्लो याद रहे। और क्या घुमाने का पता है उसमें, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की है तुमने हाईलाइटर से, कि सर ने इसमें ये बोला था, हाँ इसमें ये ध्यान रखने का, इसमें ये होता है, इसमें फलाना होता है, वो जो अलग अलग कलर की पेन से लिखा है वो पढ़ने का। दैट्स अ समराइजेशन ऑफ व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई शुड नॉट मिस इन लास्ट 1 आवर। लास्ट 1 आवर में ना मैंने स्टूडेंट को देखा फट 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 थियरी पकड़ खाता है, थियरी पढ़ता है लास्ट 1 आवर में, वो याद ही नहीं रहने वाला है अंदर घुस के भी। लास्ट 1 आवर में ना जो नया पढ़ा ना वो कभी अंदर घुस के भी याद नहीं रहता।
तो लास्ट 1 आवर में रिकलेक्ट करने का व्हाट वाज द फ्लो. Of course, you can have your own way of also. I'm just saying from students' experience that what all things help. तो आप अपना भी कोई आइडिया वहाँ पे अपना सकते हो ऐसा. ठीक है. एग्जाम के दिन पे पेपर शायद एसएफएम का 10 में से 2 छोड़ के 8 बार ऐसा होता है कि एसएफएम का पेपर टाइम पे या टाइम के पहले कंप्लीट हो जाता है. SFM generally does not have an issue of not being able to complete on time except few attempts like November 16 or November 13 which are exceptionally bad attempts. Otherwise SFM टाइम पे कंप्लीट हो जाता है. बट मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर खुलवा के देखा है कि सिली मिस्टेक की वजह से 8 मार्क गया. तो आप ये देखना कि कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है. वो जैसे 10th के बाद करते ना पेपर चेक करते थे, वैसे एक बार चेक करना. आपको पता है कैलकुलेशन एरर हो सकता है तो एक बार ध्यान दे देना, शायद आपका 8 मार्क कटने से बच जाए. तो उतना टाइम डाल देना पेपर रिलीफ होने के बाद इधर उधर देखने से अच्छा थोड़ा एफर्ट लेना. क्योंकि एसएफएम इज अ सब्जेक्ट की 40-50 मार्क तो आ ही जाता है सबको. वो 60-70 जम करना इज द थिंग जिसके लिए इतना मेहनत खर्चा की हो ताकि ग्रुप 1 निकले. और बहुत बड़ा बर्डन होगा वो एसएफएम है ना. एसएफएम इज द मोरल बूस्टर. वो निकल गया ना, वो ग्रुप 1 भी निकाल सकता है आपका एग्रीगेट वगैरह. ऐसा सब कुछ चीज़ है. अब सर जब आप इधर से जा रहे हो उसके बाद एग्ज़ाम दिन तक का मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है जनरली स्टूडेंट्स को कि मैंने स्टूडेंट को देखा है आजकल के स्टूडेंट. मतलब क्या रहता है जनरली दैट स्टूडेंट सीधा एग्ज़ाम पे पहुंच जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम भी नहीं देते, ग्रुप 1 वगैरह नहीं देते डर के मारे, और एग्ज़ाम के बाद सर को याद करते हैं. सर उसके पहले भी अगर तुमको कहीं पे भी तकलीफ़ हो तो आप कांटेक्ट करो, मेरे को फ़ोन पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो. आप बिज़ी रहो, मैं बिज़ी रहो तो वापस कांटेक्ट करो. और कहीं पे ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा हूँ तो किसी भी प्रोफेसर का हेल्प ले लेना अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का भी. एंड फिनिश इट. बी सेल्फिश फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. बी सेल्फिश. दैट्स व्हाट आई विल ट्राई टू से. सो ऐसा करना. और अगर सर आप अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और दूसरा ग्रुप देना है तो रिजल्ट तक मत रुकना, उसके पहले कुछ तैयारी चालू कर देना. और अगर आप दोनों ग्रुप अभी दे दिए हो और रिजल्ट तक वेट कर रहे हो तो मैं जनरली स्टूडेंट को एडवाइस देता हूँ कि दोनों ग्रुप देने के बाद रिजल्ट तक का 1.5-2 महीने का टाइम रहता है ना, तब तक हो सके तो कोई स्किल अक्वायर करो. कोई छोटा मोटा क्लास कर लो ऑफ अ लैंग्वेज और कोई कंप्यूटर स्किल अक्वायर कर लो जो आपको इंटरव्यू के लिए तभी हेल्प करे. अभी तो नहीं, अभी तो आप सिर्फ एसएफएम पढ़ रहे हो पास होने के लिए. बट फिर मार्केट को थोड़ा ट्रैक करो, मज़ा आएगा. इक्विटी मार्केट से थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ, ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब पढ़ा करो. इंटरव्यू में ये सब हेल्प करता है. जब मैं जमनालाल बजाज में जाता हूँ एवरी ईयर और उधर लोगों का मॉक टेस्ट लेता हूँ तो ये सब के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ. एंड पीपल डू हैव नॉलेज ऑन ऑल दिस थिंग. थोड़ा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पॉलिटिक्स थोड़ा थोड़ा करते रहने का, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहने का हेल्प करता है इंटरव्यू क्रैकिंग में. वैसा है. ठीक है. बाकी एनीवन हैज एनी डाउट्स? बोलो, पूछो. कोई कुछ डाउट? एनीवन? कोई डाउट नहीं? अरे वालों को बता देता हूँ. ओल्ड कोर्स वाले भाई लोग, आपको बहुत प्रेशर होगा बाकी के सब्जेक्ट का, खास करके कैपिटल बजटिंग का. तो कैपिटल बजटिंग इज एंडलेस. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. अपने बुक में भी जो मैं आपको बुक दे रहा हूँ ना उसमें 50 से 60 सब मिनिमम है. कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस और लीजिंग. और मैं आपको थोड़ा हकीकत बता देता हूँ, उसमें इंस्टीट्यूट के बुक में बहुत एरर है, खास करके लीजिंग में. डिस्काउंटिंग रेट, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, कभी फॉर्मेट अलग, कभी टेबुलर वे में किया है, कभी इक्वेशन फॉर्म में किया है. कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है इंस्टीट्यूट के बुक में. डेप्रिसिएशन का क्या करने का, कैश फ्लो का क्या करने का, वो सब मैंने ना जो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहा हूँ और उसके अलावा जो मैं बुक दिया है उसमें मैंने मेरे तरीके से एक ही मेथड से पूरा कैपिटल बजटिंग लीजिंग किया हुआ है. एक ही मेथड से. वन मेथड फॉर एंटायर कैपिटल बजटिंग. आई हैव नॉट चेंज द मेथड फॉर एंटायर ऑल द सम्स. नाउ लेट मी टेल यू, you don't try to match the answer exactly with your PM because आपका ना कैपिटल बजटिंग में ना इंस्टीट्यूट है ना सेम सम डालता है, मतलब 5 से 6 सम में एडजस्टमेंट पूछता है. अब जब आप कैपिटल बजटिंग लीजिंग करोगे ना, ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे मैंने ना पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ. वो जब आप वीडियो ओपन करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना इज द बिगेस्ट थिंग. मतलब जैसे यहाँ पे मैं इक्विटी वैल्यूएशन और एमएनए के सम करता था तो कैसे मैं
अक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी का पहले डिटेल लिख देता था, और आपको बाय नाउ रियलाइज हुआ रहेगा कि इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग इज सो नेसेसरी। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो सबको प्लॉट कर देने का, मशीन ए मशीन बी है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, सबको प्लॉट कर देने का और एडजस्टमेंट करते रहने का। कोई जरूरी नहीं है आपका पूरा का पूरा एनपीवी फाइनल सही आए, क्योंकि कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये जरूरी नहीं कि एनपीवी फाइनल सही आए तो ही आंसर पूरा, मतलब पूरा मार्क्स मिले। उसमें इंस्टीट्यूट फाइनल आंसर ना सही हो तो भी मार्क्स देता है। आप एडजस्टमेंट जितना हो सके उतना करके आ जाओ, और मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, मेरी बात सुनो, गलत तो गलत, सम पूरा करके आने का। आधा छोड़ के ना, आधा सम छोड़ के आप उसको इन्विटेशन दे रहे हो, भाई पूरा मार्क मत देना, मैंने सम आधा छोड़ा है। आप उसको बता रहे हो सॉल्यूशन में, देख मैंने आधा सम छोड़ा है, आधा लटका दिया है, तो उसके दिमाग में ना ऐसा पेपर चेकर क्या बैठ गया है, 8 मार्क का सम है, 4 तो देना ही नहीं क्योंकि सम आधा है, बाकी का 1-2 एडजस्टमेंट उसको नहीं जमा, वो काट के 0 मार देगा। सर अगर वो मोमेंट आ जाए जहां पे आपको लगे कि अभी आगे सम में कुछ नहीं आता, सब जुगाड़ कर लिया, तो जो दिमाग में आया करके गलत तो गलत, सम कंप्लीट करके आने का। आपको लग रहा है ये एडजस्टमेंट प्री टैक्स होगा पोस्ट टैक्स होगा, कुछ नहीं सोच रहा है, लास्ट में गिव अप करने का मौका आए तो क्या करने का, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स जो भी लेके सम खत्म कर देने का, सम खुला नहीं छोड़ने का। उसको इन्विटेशन है पेपर चेकर को, देख मेरा सम आधा है, सम खत्म कर देने का। हाफ छोड़ने का जब नौबत आए तब गलत तो गलत कंप्लीट करके आने का। दैट्स द एडवाइस। दिस इज वेयर द पेपर चेकर मे गिव यू मार्क्स। फैक्टरिंग के जितने भी सम्स है आपके बुक में, हर सम उन्होंने अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। सो मैंने वहां पे भी सेम मेथड से सब सम सॉल्व किया हुआ। उसमें से खास करके एक बीन स्टॉक करके सम है जो 12 मार्क के लिए आया हुआ है 2 बार, एक बार 10 या एक बार 12 मार्क के लिए। उसमें इंस्टीट्यूट के बहुत एरर है, तो फैक्टरिंग जैसा टॉपिक है ना, आप लास्ट में पढ़ना, क्योंकि देर आर सो मेनी एरर्स दैट देर इज नो कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड देर इज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, तो देर इज नो स्टैंडर्ड मेथड। सो फैक्टरिंग आई जनरली एडवाइस स्टूडेंट की वो लास्ट में पढ़ना, क्योंकि वो ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे यार ये इंस्टीट्यूट ऐसा सब एरर क्यों करता है, क्यों ये सब में अलग मेथड यूज किया, क्यों ये सब में अलग मेथड यूज किया। तो मैंने नोट सिंप्लीफाई किया हुआ है, मैंने वो सम रखे हुए हैं, बट आप फैक्टरिंग लास्ट में करना। एंड सबसे हैप्पी टॉपिक, सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा डिविडेंड पॉलिसी। ये करोगे ये सबसे स्कोरिंग है, मजा आएगा। तो आपको अगर सेगमेंट 3 चालू करना है तो डिविडेंड पॉलिसी कर दो, वो खत्म हो जावे। फिर कैपिटल बजटिंग में रिस्क एनालिसिस और लीजिंग, उसमें लीजिंग अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो इंस्टीट्यूट है ना कैपिटल बजटिंग और लीजिंग दोनों का एक सम डालता है, या एटलीस्ट लीजिंग का एक सम डालता है। तो लीजिंग के अपने बुक में 9 सम है, जो आप बुक आपको दे रहा हूं ना, 9 सम है, उसमें 9 या 10 सम है, उसमें 9 सम है ना, एक लास्ट का सम है, वो एक सम के अंदर पूरा लीजिंग के सब एडजस्टमेंट किए मैंने। सो वो एक सम करो ना पूरा लीजिंग हो जाता है, बट वो एक सम करने के लिए पहले 8-9 सम करने पड़ेंगे। तो अभी एफर्ट डालना पड़ेगा आपको 8-9 सम करके वो लास्ट वाला सम करने को, बट एग्जाम के दिन पे ना डायरेक्ट वो लास्ट वाला सम करोगे ना, लीजिंग के अंदर जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब एक सम के अंदर आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक एफर्ट, सेकंड टाइम इट विल बी स्मूथ। तो फिर लीजिंग का इंस्टीट्यूट को जैसा सम पूछना है पूछने दो, वो ध्यान रखना। डिविडेंड्स पॉलिसी स्कोरिंग है, लीजिंग पे ज्यादा फोकस देना। कैपिटल बजटिंग में रिस्क एनालिसिस वाला सेक्शन है, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह आएगा, तो पोर्टफोलियो के बुक का जरूरत पड़ेगा आपको। कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस में स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, पोर्टफोलियो का जरूरत पड़ेगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है, जो भी आपने किया ना ब्लैक एंड स्कूल्स में, तो अभी आपको वो इजी हो जाएगा रिलेटिवली वो करना, राइट। दिस इज व्हाट इट इज। बाकी एनीथिंग एल्स, एनीवन, एनी डाउट, बोलो। हाँ, क्वेश्चन देखिए प्लॉटिंग करना है। नहीं 15 मिनट में अलाउड किधर है रे, तुमको अलाउड ही नहीं है। नहीं अभी प्लॉटिंग नहीं, मतलब क्या मैडम, वो आपके पास चॉइस नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले ही बता देता हूँ। मेरे को तुमको कैसे पता आ रहा नहीं आ रहा, जब तक करना शुरू नहीं करोगे। अब जैसे ये समय XY लिमिटेड इज एंगेज इन रिटेल बिजनेस, इट इज कंटेम्पलेटिंग एक्सपांशन ऑफ कंट्री बाय अफ्रीका, ऐसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं वो नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा क्या डेटा दिया है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 40% डाल दिया, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया इज 10% डाल दिया, डालते जाओ। फिर बाय द टाइम यू रीच एंड ऑफ द सम, बाय रीडिंग इट देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पहला क्या कि आपको नहीं आ रहा है,
फिर भी इंफॉर्मेशन प्लॉट हो गया, और आपको आ रहा है फिर भी इंफॉर्मेशन प्लॉट हो गया। इन दोनों केस में आगे करना है सम तो टाइम बच जाएगा। और शायद ऐसा है कि सिर्फ पढ़ने पे ना है बट लिखने पे आ जाए, क्या यार ये तो इजी है यार, ये तो लंबा चौड़ा अननेसेसरी घुमाया है। जैसे वो सुमना वाला सम मैंने कराया, पढ़ने पे अरे इसका क्या करने का, इसका क्या करने का, डालते जाओ प्लॉट करते जाओ क्या बोल रही है, शायद करते करते आ जाए अच्छा यार ये ऐसा सब तो किया था यार मनी मार्केट हेज में, ऐसा सब याद आ जावे। तो पहला जब क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन तो सुनना मेरी बात, क्वेश्चन आए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग करने का। क्वेश्चन जब खत्म हो जाए ना पढ़ते पढ़ते, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो ना पढ़ते पढ़ते, और इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग हो ना, फिर सिर्फ दिमाग लगाने का। सो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज यू सी द क्वेश्चन, स्टार्ट प्लॉटिंग इट। Once you have done the plotting, then decide whether you want to go ahead with the sum you understand, you don't understand. But while I'm reading, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, मेरा हाथ चालू है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, बैठे नहीं रहने का, सिर्फ पढ़ते पढ़ते, टाइम ही नहीं उतना, पढ़ो डालते जाओ। कैपिटल बजट में प्रोजेक्ट मशीन है, मशीन भी है, इसका डिप्रिसिएशन है, डालते जाओ डालते जाओ। अब तुमने सम पढ़ लिया, डाल दिया, अब वो जो इन्फॉर्मेशन लिखा उस पर देखो कि क्या करना है, अच्छा ऐसा, हाँ हो सकता है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो ना, इट्स ओके ना, पेपर चेकर के लिए हो गया, किसने कुछ तो कोशिश किया। तो छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो सम खत्म होने की पढ़ाई सम पढ़ने के खत्म होने के बाद डिसाइड करने का। और सम पढ़ने के बाद डिसाइड कर रहे हो, बाय दैट टाइम सब इंफॉर्मेशन प्लॉट हो गया है। दैट्स द पॉलिसी यू विल नाउ हैव टू लर्न, यू मे नॉट हैव डन बाय दैट मैनर, बट अभी से वो ऐसा करो, अभी से तुम रिवीजन में भी ऐसा करो। कोई क्वेश्चन देखो, प्लॉटिंग चालू करो, रफ तो रफ में, फेयर तो फेयर में, फिर डिसाइड करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या अटक रहा है, फिर सोचो ना। बट तब तक सर टाइम तो आप पढ़ने में डाल ही रहे हो, साथ में प्लॉट हो गया, सब मेरा खाली नहीं गया, कुछ तो भर के आया मैं। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट यू विल डू। बोलो 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 बिंदास। हाँ हाँ नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, लीजिंग, कैपिटल बजटिंग, एमएनए, ये सब बड़े बड़े सम्स है। आप है ना कोई स्ट्रैटेजी लेके जा ही नहीं सकते हो कि मैं लीजिंग पहले ही करूँ, मैं लीजिंग बाद में ही करूँ, ऐसा कुछ नहीं। इट्स वेरी यू नो नेचुरल, वो मैं भी एडवाइस नहीं दे पाऊंगा वो सम के टाइम पे, वो सबका फिलोसॉफी अलग रहता है। बट हाँ, ये तेरा मानना कि लीजिंग के सम बड़े ही होते हैं, क्या पता शायद कुछ और उससे बड़ा हो, तो मेरा जैसा सबका अलग स्ट्रेटेजी। कोई बोलता है कि सर पहले ये सम करने चाहिए, जो आते हैं वो, जो नहीं आते वो बाद में करने चाहिए। कोई बोलता है सर सब लाइन में ही करना चाहिए, जो आए नहीं आए जैसा आए कर देना चाहिए। सो वो आपका इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी, और वो उसके पीछे दो चीज़ है, आपका अप्रोच और दूसरा पेपर का अप्रोच। पेपर कैसा है उसका कोई मापदंड नहीं है, उसका कोई कंफर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, दैट इज स्पॉन्टेनियस, कि जैसा बॉल आएगा वैसा बैट घुमाऊंगा, ऐसा है वो वैसा है, उसका तुम्हारा यूएसपी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाने का कोशिश करता है, और फिर लास्ट क्लास में आपको पता है ना पेपर का फ्लो ऑफ हैंडराइटिंग कैसे हो जाता है। तो सर स्टार्टिंग से ना ज्यादा टाइम मत डालो प्रेजेंटेशन पे, सिर्फ खुला खुला लिखो, सब लाइन छोड़ छोड़ के, और स्पीड जो लास्ट सम तक रखने वाला ना वो पहले सम से मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि पहले सम को अच्छे से सजाओ धजाओ और फिर पीछे वाट लगाओ, तो पहले सम से सेम स्पीड मेंटेन करो। ये है ना, ये इसके लिए मेरा टेस्ट दो जरूरी है, एक बार टेस्ट दो जरूरी है। तो इधर मैं टेस्ट रखूं, पूरा पोर्शन पढ़ के हुआ हो ना हुआ हो आ जाना। ये मत बोलना सर मेरा नहीं हुआ है, मेरा फलाना हुआ है, मेरा ढिकना हुआ है। सर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो बोले एग्जाम के पहले मेरा 100% पोर्शन हो गया, क्योंकि 100% पोर्शन क्या है किसी को नहीं पता। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो बोले तैयार हूं मैं, आने दे इंस्टीट्यूट को, लास्ट दिन तक कुछ रह जाता है। अभी तुम एग्जाम की तैयारी पे गए और उधर आया कि आज इलेक्शन ने, कल एग्जाम है, आज कैंसिल हो गया, तो तुमको लगा हाँ रिलीफ एक दिन मिल गया, लेकिन नेक्स्ट डे वापस वही हालत, अरे यार एक और दिन मिल जाता। सो क्यों? क्योंकि पढ़ाई खत्म नहीं होने वाला है। सो ये सब चीज ध्यान रखना। राइट एवरीवन, दैट्स इट। चलो एंजॉय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन, आई रियली एंजॉयड।
The batch was very cooperative, honestly, and you all were very supportive. Thank you very much. I really enjoyed it. Thank you very much, and thank you for the treat. एसएफएम का थोड़ा दो चीज़ दूर होना चाहिए, थोड़ा डर दूर होना चाहिए और थोड़ा नफरत कम होना चाहिए एसएफएम पे, वो होना चाहिए। और बाकी बाकी आप बाकी सब करियर ऑप्शन शायद सोच रहे थे सिवाय फाइनेंस का। अब फाइनेंस का आपके टॉप 3 करियर में तो एक नंबर थर्ड पे तो आ ही गया रहेगा एटलीस्ट, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। सो माय मकसद कि एसएफएम पे थोड़ा प्यार आ जाए, बस उतना ज़रूरी है। और इतना पता चले कि एसएफएम इज जस्ट नॉट फॉर्मूला, there is quite logical things involved in it and this is going to be a part of your career today, tomorrow, in the future. ऐसा है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हाँ।